एफआईआईज आने वाले समय में इंडिया में एक्सपोजर कम करने वाला है। एफआईआईज की बाइंग आने वाले समय में इंडिया में कम होने वाली है। एफआईआईज धीरे धीरे इंडिया से रिड्यूस कर रहा है अपना एक्सपोजर। एफआईआईज ने एक ही दिन में 10,000 करोड़ के ऊपर की सेल करी। आई एम वेरी श्योर ये सारी लाइंस आपने ऑलरेडी सुन ली होगी, और अगर नहीं सुनी ना, आने वाले कुछ दिनों में आप 100% सुन लोगे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एक्चुअली जेन्युइनली अगर एफआईआईज इंडिया में एक्सपोजर कम कर दे या फिर इंडिया को छोड़ के भागना स्टार्ट करे तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। विद डेटा विद फिगर डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स को। उसी के साथ साथ ना साइकोलॉजिकली आपके और हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और कैसे आप और हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो एफआईआईज प्रूफ रहे। डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। आज का ये डिस्कशन, आज का ये एपिसोड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि एफआईआईज का इंपैक्ट इंडिया पे तो पड़ता है, कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है और कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी 1,25,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार एफआईआईज का मतलब ही क्या होता है। एफआईआईज मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या फिर हम बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं इंडिया का एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो यूएस मार्केट में जाके इन्वेस्ट करता है। मतलब इंडिया का एक म्यूचुअल फंड जब यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है, यूएस इकोनॉमी के लिए, यूएस मार्केट के लिए, ये इंडियन म्यूचुअल फंड एक एफआईआईज के जैसे काम करेगा। अगर इंडियन म्यूचुअल फंड जाके ऑस्ट्रेलियन के मार्केट में जाके इन्वेस्ट करे, ऑस्ट्रेलिया में जाए, बोला ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करना है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो इंडियन म्यूचुअल फंड एक एफआईआईज होगा। उसी तरीके से जब अलग अलग कंट्रीज के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, यूके हो, सऊदी अरब हो, या कोई सी भी कंट्री हो, जापान हो, चाइना हो, अगर वहां का कोई भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, हेज फंड या कोई सा भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है, चाहता है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करे, तो इंडियन टर्म्स में वो एफआईआईज या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो जाता है। सबसे पहले हमें अब ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कितने रजिस्टर्ड एफआईआईज है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। देखिए, हमें लगता है कि कुछ ही होने वाले, कुछ हजार ही होने वाले। एक्चुअली बात करें ना डेटा पे, दिसंबर 2020 के हिसाब से एज पर द ऑफिशियल डेटा 10,540 टोटल एफआईआईज है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन के, यूएस, यूके, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट हर एक लोकेशन के इन्वेस्टर है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। उसी के साथ साथ पर मंथ बेसिस पे 100 से ऊपर ऐसे एफआईआईज है जो रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एफआईआईज ऐसा नहीं है कि 2, 5, 10 या 500 हजार इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। 10,000 से ऊपर इन्वेस्टर्स और ज्यादा है। इससे हमें एक पॉइंट जरूर समझ आता है, जब हम बात करते हैं ना, आज के दिन एफआईआईज ने नेट में बाय किया XYZ फिगर या 1000 करोड़ की बाइंग करी, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे ने बाइंग करी है। कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जो बाय करेंगे, कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जो सेल करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे 10,000 से ऊपर एफआईआईज मिले, एक नुक्कड़ की चाय की दुकान पे मिले और बोले आज ना इंडिया से सारा माल निकाल देते हैं, जितना भी अपना इन्वेस्टमेंट है सारा इंडिया से निकाल देते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 10,000 से ऊपर इन्वेस्टर्स है और 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स पर मंथ बढ़ रहे हैं। यहां पे हमें पहली पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या हुआ क्लियर यहां से? ये कि 10,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड है। और वो जो नेट सेल या नेट बाय का फिगर आता है, अगर नेट सेल भी होता है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एफआईआईज ने मिलकर एक साथ सेलिंग कर दी। कुछ ने सेलिंग करी, कुछ ने बाइंग करी, पर जिन्होंने सेलिंग करी उनकी क्वांटिटी या उनका वॉल्यूम ज्यादा था, इसलिए वो नेट का सेल का फिगर हमें मिलने वाला है। ये हुआ सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या एफआईआईज का मूवमेंट रहा है इंडिया में जब से इंडिया में एफआईआईज को इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन मिली है। मतलब कि 1992, 1993 जब पहली बार परमिशन मिली थी, उससे लेके आज तक एफआईआईज का मूवमेंट क्या रहा है, एक एक डेटा को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 92, 93 में पहली बार अलाउ किया था, 13 करोड़ का इनफ्लो हुआ था। अगले साल 5,127 करोड़ का इनफ्लो। 94, 95 4,796 करोड़ का इनफ्लो। अगले साल 6,900 करोड़ का इनफ्लो। मतलब लगातार 7 सालों तक एफआईआईज का इनफ्लो आया था इंडिया में। उसके बाद 98, 99 का ऐसा समय आया था जब 717 करोड़ का एफआईआईज का इंडिया से रिडम्पशन हुआ था। 717 करोड़ का रिडम्पशन हुआ, पर अगले ही साल 13 गुना 700 करोड़ रिडीम हुआ और 13 गुना 9,670 करोड़ के आसपास का वापस से इन्वेस्टमेंट आया। मतलब क्या हुआ? अगर एफआईआईज ने कुछ पैसा निकाला भी था तो उसने वापस से इन्वेस्ट भी किया। टोटल बात कर ली जाए, पिछले 28 से 29 सालों में सिर्फ और सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब एफआईआईज ने इंडिया से पैसा निकाला है। वो कौन कौन से साल थे? सबसे पहला तो जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ 1998, 99। उसके बाद एफआईआईज ने पैसा रिडीम किया था 2008, 2009 में 47,706 करोड़ का रिडम्पशन हुआ था। उस समय आप सभी को पता है
सब प्राइम क्राइसिस भी आया था और काफी ज्यादा मार्केट में त्राही त्राही मची थी। उस समय एफआईआईज ने भी इंडिया से पैसा निकाला था। बट एक चीज समझिएगा, आप भी सोचिए, सपोज करते आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और आपको कभी इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप भी तो रिडीम करेंगे। 2008 का समय ऐसा ही था जब मार्केट में त्राही त्राही मची थी, पूरा का पूरी इकोनॉमी क्रैश हो रही थी, सभी को डर लग रहा था, सब कैश जनरेटिंग एक्टिविटीज को बढ़ा रहे थे। तो एफआईआईज ने भी एक्टिविटी बढ़ाई और 47,000 करोड़ के आसपास का रिडम्पशन किया। करा बिकॉज रिक्वायरमेंट थी। आप और हम भी ये करते जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर हमें घर पे रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं होता कि हमारे इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाते, हम रिडीम करते। पर जैसे ही चीजें स्टेबलाइज हुई, अगले 2 सालों में 2 लाख करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट आप चेकआउट कर सकते हैं। बैक टू बैक 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पर ईयर आया था अगले 2 सालों में, आप देख सकते हैं। उसके बाद सीधा 2015-2016 में 14,000 करोड़ के आसपास का नेट में सेल हुआ था। अगले ही साल क्या हुआ, 3 गुना से ज्यादा, मतलब कि 55,000 करोड़ के ऊपर की परचेज हुई। 2018-19 में 88 करोड़ की नेट में सेल थी। उसके ही अगले साल में 6,000 करोड़ की परचेज। मतलब जब जब एफआईआईज ने सेल करी है, अगले ही साल में विद फुल पावर एफआईआईज वापस से इंडियन मार्केट में आया है और परचेज भी करी है। अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें ना, 2020 और 2021 में 2 लाख करोड़ से ऊपर की परचेज एफआईआईज ने करी है। आप देख सकते हो एफआईआईज भी जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ रिक्वायरमेंट पड़ रही है, अगर कुछ इकोनॉमी में ही क्रैश आ रहा है तो वो रिडेम्पशन कर रहे हैं। पर उनका भी टाइम होराइजन लॉन्ग है, 20 साल के ऊपर का टाइम होराइजन तो उनका हो चुका है ऑलरेडी। अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि क्या एफआईआईज इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये तो आपकी और हमारी गलती होने वाली है। अगर हम सिर्फ निफ्टी की बात कर लेना, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की बात कर ले, 2008 में एफआईआईज की टोटल होल्डिंग थी 16% की, जो आज के दिन 23% से ऊपर हो गई है और रेगुलरली बढ़ रही है। मतलब एफआईआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है। एफआईआईज को इंडिया की परचेसिंग पावर पे भरोसा है। होता क्या है, आप और हम कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट लिस्टेड होता है शेयर मार्केट में और उसकी अर्निंग जाती है एफआईआईज के पास। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझने की कोशिश करते हैं। एचडीएफसी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया, उसमें एफआईआईज की होल्डिंग है 70% से ज्यादा की। मतलब अगर एचडीएफसी को कुछ फायदा हो रहा है, 70% ऑफ द प्रॉफिट जा रहा है एफआईआईज के पास। इंडसइंड बैंक आपका और हमारा पसंदीदा, 51% से ऊपर की एफआईआईज की होल्डिंग। एक्सिस बैंक 49% के ऊपर की एफआईआईज की होल्डिंग। एफआईआईज को इंडियन कंपनी में इंडिया की परचेसिंग पावर पे भरोसा है, पर आपको और हमें भरोसा नहीं होता। हम ढूंढते कि यार और क्या, इंडिया से बेटर और क्या। हम ये समझ नहीं रही कि एफआईआईज को इंडिया पे हमारे से ज्यादा भरोसा है। बात करी जाए डॉक्टर रेड्डी, 30% से ऊपर की होल्डिंग। कोटक बैंक 42% से ऊपर की होल्डिंग। एचसीएल टेक मेरा वन ऑफ द फेवरेट आईटी स्टॉक, 25% से ऊपर की होल्डिंग। एचडीएफसी लाइफ एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू हमेशा ही बढ़ना है, इंडिया जैसी कंट्री में तो 100%, 25% से ज्यादा होल्डिंग एफआईआईज की है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंकिंग में मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक, 31% से ऊपर की एफआईआईज की होल्डिंग है। यूपीएल 37% से ऊपर की एफआईआईज होल्डिंग। अगर मैं ये लिस्ट कंटिन्यू रखूं ना तो वीडियो खत्म ही नहीं होगा, लिस्ट चलती ही जाएगी। मतलब इंडियन ब्रांड्स पे, इंडिया की कंपनी में एफआईआईज को तो पूरा पूरा भरोसा है। हो सकता है कुछ समय वो थोड़ा बहुत रिडम्पशन कर भी ले, पर ये चीज ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा पैसा लेके निकल जाए वो, ये आज के दिन पॉसिबल नहीं है। और वो ऐसा भी नहीं है कि 1, 2, 5, 10 हजार एफआईआईज है, 10,000 से ऊपर एफआईआईज है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक साथ पैसा लेके निकल जाए, ये गलत बात होगी। मोर देन दैट ना, हमारे ऊपर क्या हुआ बनाया जाता है, अगर किसी मंथ में एफआईआईज 5,000, 10,000, 15,000 करोड़ का रिडम्पशन कर दे, इतना हवा बना दिया जाता है, इतना पैनिक कर दिया जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। हम समझ नहीं पा रहे कि हमारी खुद की परचेसिंग पावर कितनी है। अब हम ये भी कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, अगर एफआईआईज जेन्युइनली इंडिया से निकलना चाह रहा है, जो पॉसिबल है। देखिए, मैं तो एफआईआईज हूं नहीं कि मैं एफआईआईज को बोल दूं भाई तुम बैठे रहो, वो चाहेगा तो निकलेगा वैसे ही। अगर एफआईआईज इंडिया से निकलता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, समझने की कोशिश करते हैं। अगर 5 साल पहले निकलता, 10 साल पहले निकलता तो हां इंपैक्ट पड़ता। आज इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, पर उतना नहीं पड़ेगा जितना 10 साल पहले पड़ता। रीजन समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन जो इंडिया में एसआईपी बुक है, मतलब पर मंथ इंडियन रिटेल होल्डर्स, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स जिनकी पावर बढ़ चुकी है, पर मंथ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में 8,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट। इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट में एसआईपी के रूट से 8,000 करोड़ के ऊपर की परचेज हो रही है। मतलब साल में बोल दिया जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ एसआईपी में परचेज कर लेता है रिटेल इन्वेस्टर। बात करी जाए लमसम की, उसको तो भूल ही जाइए, वो फिगर तो बहुत बड़ा हो जाता है। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी के रूप में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है साल का, जो छोटा फिगर नहीं होता। आज से 10 साल पहले की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती अगर एफआईआईज इंडिया से निकलता, पर आज के दिन इंडिया को एफआईआई से ज्यादा एफआईआईज को इंडिया की जरूरत है। ये आपको और हमें समझना पड़ेगा। इंडिया की जो परचेसिंग पावर है, इंडिया में आज के दिन 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो यंग है,
खर्चा कौन करती है, आप ही मुझे बताइए। यंग लोग करते हैं या एजेड लोग करते हैं, आप ही मुझे बताइए। आप एक काम करिए, आप ही की फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको दो पार्ट में डिवाइड करिए। एक तरफ रखिए 30 साल के ऊपर के लोग, ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ज्यादा ऑब्वियसली इनकम होने के चांसेस है, बेटर एक्सपीरियंस है, बेटर लाइफ में वो प्लेस है, 30 के ऊपर की एज के लोगों को रखिए। दूसरी तरफ रखिए ऐसे लोग जिनकी एज 30 से कम है। आप ही मुझे बताइए मेजॉरिटी चांस क्या होने वाला है। देखिए कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी चांस क्या होने वाला है, ज्यादा पैसा, ज्यादा वेल्थ किसके पास होगी, 30 के ऊपर की एज वालों के पास या 30 के नीचे की एज के पास। मेजॉरिटी बार यही होने वाला है कि 30 से ऊपर की एज वाले के पास ज्यादा अच्छी इनकम, ज्यादा अच्छा प्रोफेशनल लाइफ होने वाली है। अब आप मुझे बताइए ज्यादा खर्चा कौन करता है। ज्यादा खर्चे की बात करें ना तो महंगा मोबाइल फोन किसके पास है, आप मुझे बताइए। आई एम वेरी श्योर जिनकी एज 30 से कम है, 25 से कम है ना, उनके पास महंगा मोबाइल होगा। मतलब इंडिया में 50% पब्लिक, 50% लोग ऐसे हैं जिनकी एज यंग है और जो बहुत खर्चा करते हैं। इंडिया की इसी परचेसिंग पावर में हर एक एफआईआई को भरोसा है, पर आप और हम ही इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जिनको इस पर भरोसा नहीं होता। हमें यह समझना पड़ेगा आज के दिन इंडिया को एफआईआईस की जरूरत नहीं है, एफआईआईस को इंडिया में इन्वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है। यह पॉइंट जिस दिन हम समझ जाएंगे, हम समझ पाएंगे कि आने वाले 10 सालों में इंडिया में क्या होने वाला है। आई होप आप जेन्युइनली समझ पाए होंगे कि एफआईआईस का इंडिया पे कितना इंपैक्ट है और कैसे वो एफआईआईस इंपैक्ट बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ अगर एफआईआईस चले भी जाए तो हमारे साथ क्या होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हर एक डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स, इवन हमारी टीम से जुड़ना चाहे आप, चाहे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, हर एक इंपॉर्टेंट लिंक और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एफआईआईस के पिछले 28-29 साल की जर्नी को, डेटा को देखना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।